This chapter is going to talk you about the basics of your constitution, how the constitution was made, how the things have gone into this particular thing. If we talk about the features of our constitution, this constitution for India is one of the biggest constitution in the world. It's very lengthy, it's very complex, but you can understand it really well. Though we have kept it long, we have taken from particular sources, पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे 1632 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत बड़ी चीज है। इंडिया सिर्फ लार्ज नहीं है, डाइवर्स नहीं है, बट डिवाइडेड भी है। हमारे पास साउथ इंडिया अलग, वेस्ट इंडिया अलग, ईस्ट इंडिया अलग, नॉर्थ इंडिया अलग, सबके अपनी अपनी चीजें हैं। तो उन सबका ध्यान रखकर शेड्यूल्ड कास्ट अलग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग, हमारे पास ओबीसीज अलग, हमारे पास नॉर्मल चीजें अलग, इन सब का ध्यान रखकर है क्लास को, कास्ट को, कम्युनिटीज को, इन सब के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को बोला कि जवाहर ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय एक चीज का जरूर ध्यान रखना। क्या उन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है जौहर, कि जो लास्ट बंदा आपके पास होगा, जो लास्ट बंदा आपके पास होगा, वो बंदा, आप यही सोच के चलना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि वो सबके सब खुश हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनना चाहिए कि वो हर किसी के लिए फायदेमंद हो। तो उन्होंने यही चीज सबसे पहले बोली थी और इसी चीज को हमेशा 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days लग गए हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन, और यहां पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शुरू होता है 1946 में। कितनी कितनी लड़ाइयां हुई, कितनी कितनी बातचीत हुई, क्या क्या हुआ, हम सब इस चैप्टर के अंदर एक एक करके पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द असेंबली, कितने सेशंस हुए। तो 1 मार्कर का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इट टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution, and how many sessions had we had? 11 sessions. And how many days of sitting was there? 165 days of sitting was there. ये सारे के सारी कमिटीज, ये सब कमिटीज आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, सॉरी, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। नाउ द थिंग इज, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टमल्टस टाइम। टमल्टस टाइम का मतलब है एक ऐसा समय जहां पर आपको एक होप थी, एक आपका एक सपना था, एक नींव थी जिसको आपको बिछाना था। ये सारी चीजों को ध्यान रखकर हमें एक पूरा का पूरा तैयार करना था एक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आपको लगता है कि बच्चों का खेल है? ब्रिटिशर्स ने 1946 में शिमला एग्रीमेंट यानी कैबिनेट के बाद ही बोल दिया था कि हम जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन आए 1947 में, 1946 में उन्होंने बोला कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे। बट जिन्ना ने अपना डायरेक्ट एक्शन डे निकालकर राइट शुरू करवा दिए। चारों तरफ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान चल रहा था, लोग मर रहे हैं। पर उसी दौरान मॉडरेट्स खड़े हुए, मॉडरेट्स लीडर्स बनते गए। लीडर्स ने सोचा कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है कि भले हमारा समय खराब है, भले हमारे पास ये होप है, भले हमें चीजें डिसअपॉइंटेड है, पर हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जहां पर हम सब खुश होकर रहे। यहां पर 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉज मेड फ्री। बट डोंट यू थिंक इंडिया वॉज डिवाइडेड? यस, इंडिया वॉज डिवाइडेड। एक अखंड भारत टूट चुका था। एक एक अखंड भारत अपने हिस्सों में बंट चुका था। क्या हिस्सा था वो था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ये दो हिस्सों में मेरा भारत बंट चुका था, 3 हिस्सों में बेसिकली। अब हमारे पास क्विट इंडिया स्ट्रगल अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, जिसमें महात्मा जी ने शुरू कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक ऐसी मूवमेंट करेंगे जिसमें ब्रिटिशर्स अब नहीं रुक सकते यहां पर, अब हम उनको नहीं रोकेंगे। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने नाजीज का हाथ पकड़ा
और उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू करी थी आर्म स्ट्रगल के थ्रू। ये इवेंट बढ़ता गया, ये इवेंट की चीजें बढ़ती गई। उसी दौरान एक हमारे साथ और एक समय आया, क्या? रॉयल इंडियन नेवी की प्रॉब्लम। यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की अपराइजिंग शुरू हो गई और उन्होंने भी फैला दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश आजाद होना चाहिए। ये एक टूटे टूटी छोटी 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 पार्टीज का एक आना एक हमारे लिए स्ट्रेंथ बन गया, और इन सबका पीछे एक ही बंदा था, वो था महात्मा गांधी। छोटे छोटे प्रोटेस्ट शुरू हो गए छोटी छोटी जगहों पे, हर एक बंदे को प्रोवोक कर कर तो देखो। इस समय तो वो घुर्राता था ब्रिटिशर्स के सामने, क्योंकि आवाज निकालने वाले के लिए एक बंदे ने अपनी आवाज निकालनी शुरू करी, वो थे महात्मा गांधी। अगर मैं आपसे एक फीचर्स के बारे में बात करूं, तो हिंदू मुसलमान की यूनिटी, हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज यानी कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, दे फेल टू अराइव एट अ सेटलमेंट। नहीं बन पाया, नहीं बन पाया कुछ भी कि हाँ भाई अब तो इंडिया अलग होगा, यही बात हुई। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद क्या आता है, आप प्लीज याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी आप लोगों के सीयूईटी एग्जाम में आती है। डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 1946, क्या शुरू हुआ? ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। यहां से राइट्स चारों तरफ लड़ाइयां शुरू। खासकर कहां पर? आपके पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है, लाहौर में, अमृतसर में। 15 अगस्त 1947 को एक होप थी, एक जॉय था कि हम इस समय के साथ आगे बढ़ेंगे। याद है, मैं किसी दिन में एक मनोज कुमार जी का इंटरव्यू सुन रहा था। मनोज कुमार एक बहुत बड़े एक्टर हैं, जो आप लोगों की जनरेशन आज की नहीं जानती उनको, बट एक बहुत पुराने एक्टर हैं। मेरी देश की धरती सोना उगले, आपने सुना होगा अपने स्कूलों में ये गाना, बट ये गाना उन्हीं के टाइम पर उनकी मूवीज में ही गाए जाते थे, देशवादी पिक्चरों में। तो बताते थे वो कि मेरे चाचा जी की डेथ हुई, एक दिन पहले उनकी लाश आई, और अगले दिन सुबह 3:30 बजे जवाहरलाल नेहरू जी अपनी स्पीच दे रहे थे, एक फेमस स्पीच, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। कहाँ पर? अपने रेड फोर्ट में। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटा, देश से बड़ा कुछ नहीं होता, आपको तो चलना है मेरे साथ। चाचा, उन्होंने बोला कि चाचा जी की कल ही तो मौत हुई है, तो उन्होंने कहा कि बेटा, देश से बड़ा कुछ नहीं। तो देश से बड़ा सच में कुछ नहीं होता, आप हो जिए आप मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देश चलते रहना चाहिए, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था। हमारे पास मुस्लिम्स थे, हमारे हिंदूस और सिख्स पाकिस्तान में, चारों तरफ बस मौत का ही एक पैगाम चल रहा था। इनके पास एक ही चॉइस था, क्या? अपने घर जाओ। मेरे दादाजी भी वहीं से आए हैं, वी आर फ्रॉम, माय माय फोर फादर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान। हमारी अपॉर्चुनिटीज थी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बस ये था कि अपने घरों को छोड़कर जाना है। रिफ्यूजीज चलते गए, मुसाफिर आने वाले, मुसाफिर जाने वाले, चलते गए। ठीक है। मुस्लिम्स ईस्ट की तरफ, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ, हिंदूज और सिख वेस्ट बंगाल की तरफ और पंजाब की तरफ, अपने डेस्टिनेशंस पे दे स्टार्टेड रीचिंग दैट प्लेस। हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो था प्रिंसली स्टेट्स का क्या, क्योंकि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 565 प्रिंसली स्टेट्स। वो हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा, उसका क्या? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमें उस देश को एक करके एक तैयार किया। हमने एक 1/3 ऑफ द एरिया जो नवाब के कंट्रोल में था, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया और अपने साथ उनको जोड़ा। जहां पर ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर जा चुका था, बस प्रिंसली स्टेट्स का एक ही चीज थी, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ सूजरनिटी। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सूजरनिटी? कि दे वर अलाउड टू मेंटेन देयर ओन स्टेटस को मतलब अपना खुद का रूल बना सकते थे, और दूसरा, अगर वो अपना रूल नहीं बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से चीजें कर सकते थे। ठीक है। तो ये उनके ऊपर चॉइस था, और उनका तीसरा चॉइस ये था कि आप अपने इंडिया के साथ जुड़ जाएं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन। आप लोग एक बार इसको रीड करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, ये है आपका डिस्ट्रक्शन आपके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। ठीक है। उसके बाद आपका ये जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, 15 अगस्त को, 14 अगस्त की रात को, कि अब हम यहाँ से अपनी एक ट्राइस्ट विद डेस्टिनी पे एक अपना काम करने शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। थैंक यू। पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली जिसने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी मदद करी। एक ऐसी असेंबली जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी इलेक्शंस के थ्रू नहीं जीती थी, बट
कहीं ना कहीं उस समय जो छोटे छोटे इलेक्शंस होते थे उनके थ्रू ये एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई, क्योंकि यही लोग थे जो असली नेता थे हमारे उस समय के लिए। 15% लोग तो लिटरेट ही थे, ज्यादा लोग तो लिटरेट भी नहीं थे, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, 140 करोड़, तो उसका 15%, नो नो नो, ये मियरली 30 करोड़ के आसपास, और उसमें सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, और बाकी से सारे लोग तो अलग अलग जगह पे प्रोफेशन कर रहे थे। एंड दीज वर द पीपल जिनको लोग जानते थे, बिकॉज दे वर वर्किंग इन द ग्राउंड लेवल। सो 1945 और 46 के बीच में एक इलेक्शंस हुए, और वहां से हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है। कांग्रेस, कांग्रेस एक पार्टी, आज वाली कांग्रेस नहीं है ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये बनाई गई थी 1885 में। व्हेन वाज द कांग्रेस फॉर्म्ड? 1885 लिख सकते हो। कांग्रेस ये आपके सीयूईटी में काम आ सकता है, जनरल टेस्ट में कहीं पर भी आ सकता है, और आपके एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वहां पर भी काम आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, दैट वाज कांग्रेस। कांग्रेस ने पूरे इलेक्शन शुरू करे, और मुस्लिम लीग ने अपने मुसलमान जो एरिया थे उनको साथ अपनी सीट्स को रिजर्व कर लिया। मुस्लिम लीग ने अचानक से बोल दिया, नो वी आर नॉट गोइंग टू कीप द सीट्स, वी आर जस्ट गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस कंट्री एंड वी वांट अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ सेपरेट नेशन, दैट इज गोइंग टू बी पाकिस्तान। ठीक है, पाक सरजमीन शाद बात। सोशलिस्ट टू वर अनविलिंग टू ज्वाइन, उन्होंने कहा हम भी आपके साथ नहीं हैं, अभी तक हम आजाद थी थे, आजादी थी, तब तक हम आपके साथ थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के कहने पर अब हम अलग हो रहे हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी सोच और विचार एक दूसरे के साथ नहीं मैच करती, हम गरीब लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और आप लोग एक एलीट हैं, ऐसा कांग्रेस को बोला जाता था। और दूसरा, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये भी बोलते थे कि ये तो सब ब्रिटिश की देना, आपने क्या रचाया, आपका क्या है, ये एक सवाल उठता था। कांग्रेस, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक एलिटिस्ट थे? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लोग मार खा गए, इसी वजह से ही तो कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया। कांग्रेस was a mixture of various people in the factories. That is means it was a mixture of various factions. Factions क्या होता था जी? Factions का मतलब होता है कि the people were divided into different different opinions. Like कुछ लेफ्टिस्ट, कुछ राइटिस्ट, कुछ पैसिफिस्ट, कुछ कंजर्वेटिव, ये सब अलग अलग टर्म्स होते हैं कि लोगों की और लोगों की सोच और विचार की, और ये सारे विचार हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते। इनके मेंबर्स के ओपिनियन वर डिफरेंट। सम वर इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट, कुछ लोग तो बोलते थे जो बोलो सोशलिस्ट बोलो सोशलिस्ट मिलेगा, आप लैंडलॉर्डिज्म बोलो लैंडलॉर्डिज्म बोलेगा, आप बोलोगे कम्युनिस्ट, वो भी आपको कांग्रेस के अंदर मिलेंगे। सब मिलता था यहाँ पर। तभी तो ये राज करती थी पार्टी, क्योंकि इसमें खुद की बात करने के लिए बहुत सारे लोग थे। सम वर क्लोज टू कम्युनल पार्टीज ऑल्सो, कुछ लोग तो इसमें से हमारे भगत सिंह को भी सपोर्ट करते थे। थ्रू द नेशनल मूवमेंट कांग्रेस मेंबर्स हैड लर्न टू डिबेट देयर आइडियाज। कांग्रेस में रह रहकर लोगों को इलेक्शंस का पता लग चुका था, अपने अपने प्रेशर ग्रुप की तरह की कैसे बातचीत करी जाती है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी होता क्या है, हमें कम्युनिस्ट तो बनना नहीं था, हमें तो डेमोक्रेट्स बनना था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यही बताता था कि डेमोक्रेसी को आगे कैसे लेकर चलना है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन दिखाई देता है। यहां पर आर्ग्यूमेंट्स होती थी, और वो सबके सब न्यूज़पेपर में छपती थी कि आज क्या बोला गया। आपको क्या लगता है कि पहले लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे? अरे अभी एक रिसेंटली मूवी आई है महाराज, देख लीजिए उसको। लोग कैसे कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते थे न्यूज़पेपर्स पढ़ के, आपको पता लग जाएगा। आज की तरह की सोशल मीडिया तो होता नहीं था, फेसबुक और निकाला या इंस्टाग्राम निकाला और उसमें रील बना दी, नहीं नहीं। वहां का तो आर्ग्यूमेंट्स ही अलग होते थे, और प्रोपोजल्स भी डिबेट करे जाते थे, क्रिटिसिज्म ओहो ओपनली, यहां तक कि ये सब छापा जाता था। इन ऑर्डर टू क्रिएट द कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, पब्लिक से पूछा जाता था, भाई क्या करना है आपको, क्या ओपिनियन है आपका। लोगों से ये भी पूछा गया लैंग्वेज के बारे में क्या ख्याल है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में क्या ख्याल है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के बारे में क्या ख्याल है, दलित जिसको बोलते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, कि सारे सोशल जस्टिस से लेकर कल्चरल राइट्स तक की सारे ओपिनियन करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें नहीं लिखी, हिंदू कोड बिल के ऊपर भी बातचीत हुई। सो यहां पर एक आपका सवाल जो उठता है, हाउ डिड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? पहला सवाल,
ठीक है, ये आपके पहला पैराग्राफ में ही इसका आंसर है। विच पार्टी डोमिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, विच पार्टी गॉट द सेकेंड हाइएस्ट वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये है आपका मुस्लिम लीग। तीसरा सवाल, ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, दिस इज योर फोर्थ सवाल। कांग्रेस was not a party with one voice, substantiate। ठीक है, ये आपका पांचवा सवाल। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीके से आगे बढ़ती हैं और ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, द डोमिनेंट वॉइसेस। क्या लगता है सिर्फ एक ही आवाज थी? बताया भी, अलग अलग फैक्शंस थे, अलग अलग लोग थे, सबकी अपनी अपनी बातें थी। 6 मेंबर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, ये मेंबर के नाम याद रख लो, ये नाम याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस के 3 लोग, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और नेहरू साहब हमारे कौन, प्राइम मिनिस्टर। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नेहरू साहब, ही मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड हु मूव द proposition of, yeah, who proposed the national flag of India to be the horizontal tricolor? Answer again, Mr. Nehru. तो पटेल was the one who worked behind the scenes, मैंने बताया था उनका काम था देश को एक करना, एक इंडिया जो आपके पास आज है, मेरा प्यारा देश। एक पूरा का पूरा रोल आपके सपोर्ट्स को लेकर, आपके कंसाइलेशंस को लेकर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ये बताया गया। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द वन हु स्टार्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। यहां पर वो अपने एक डिस्कशन, एक लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। इन तीनों के अलावा हमारे पास आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अन्नदाता, हमारे सब कुछ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, हमारे लॉ मिनिस्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अगर मैं बात करूं तो बी आर अम्बेडकर साहब के साथ हमने डिस्कस किया था, बी आर अम्बेडकर को कभी भी कांग्रेस पसंद नहीं थी और एक बार तो उन्होंने बोला था कि हमें अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, बट महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने इस एज अ लॉ मिनिस्टर ज्वाइन किया। ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ही इज द वन जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन निर्भर है। आज भी मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी फोटो लगाता हूं तो सबसे ऊपर उन्हीं की फोटो उसके ऊपर लगाई है। ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। सर्विंग विद हिम वर द 2 other लॉयर्स, मुंशी साहब गुजरात से, अल्लावादी कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से। मद्रास वॉज अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, इन सब का एक ही मद्रास प्रोविंस था। ये सारे के सारे 6 मेंबर्स के साथ 2 ऑफिसर्स भी थे, सिविल सर्वेंट्स। एक का नाम था बी एन राव, ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पक्का। ये पूरे बैकग्राउंड के पेपर, केस स्टडीज सब कुछ चेक करते थे। एंड अदर वाज मिस्टर मुखर्जी, एस एन मुखर्जी, जिनके प्रपोजल्स हमें एक पूरे क्लियर लीगल लैंग्वेज में दिखाई देते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ ड्राफ्ट्समैन। अंबेडकर के पास पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते। 2 साल 11 महीने 18 दिन, बताया मैंने, 3 साल लग गए ऑलमोस्ट रिकॉर्ड को बनाने में। रिकॉर्ड बहुत आसान था जी। मेंबर्स वर एलिक्वेंट इन एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज समटाइम्स। एलिक्वेंट, कभी कभी ज्यादा बोलना, कभी कभी शर्मा के बोलना, ये दोनों व्यूज इनके अपने पास थे। खुलकर बात करना एलोकेट बोलते हैं। इन देयर प्रेजेंटेशन वी कैन डिस्कर्न मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, कि कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, ये सवाल भी उठे। क्या क्या आपके पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या आपके इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या नेशन को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, ये आपके सामने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन एक और लिखेंगे, हु हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिस्टर अंबेडकर। ठीक है, यहां तक एक बार आपको रीड करना है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी।